Vouching of what? Now we will going to study vouching of advertising expenses. तो सिंपल सा फंडा, हाउ ऑडिटर शुड वाउच द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस. तो कैसे वाउच करेगा, आ जाओ. पॉइंट्स पहले भी पढ़ चुके हो आप. सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट्स, दैट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. क्या बेटा? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या देखेगा सबसे फर्स्ट? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. अब आपने जो भी एडवर्टीजमेंट्स के लिए पेमेंट्स किया है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो भी पे किया है, राइट है, वो पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय व्हाट? शुड बी सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. बिल होना चाहिए ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी. भाई एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बिल चाहिए ना, पेमेंट किया है आपने तो नॉर्मल सी बात है, बिल तो होगा. देन प्रूफ दैट द एडवर्टीजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन या टेलीविजन. प्रूफ भी होना चाहिए कि वो एडवर्टीजमेंट आपका सच में अपीयर हुआ है कि नहीं, वेदर इट इज इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन और अदर मोड्स, ठीक है, एटसेट्रा. तो ये भी प्रूफ होना चाहिए. नहीं तो बिल तो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ऐसे भी बना सकते हो, डमी भी बना सकते हो, है कि नहीं, थोड़ा पैसा खिला के डमी बिल बना सकते हो, ठीक है, राइट. एंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी. व्हाट? देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंसी कंटेनिंग व्हाट? टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए विद द एजेंसी जो क्या कंटेन करेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, तो ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, राइट. तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखा आपने कि जो भी एडवर्टाइजमेंट पेमेंट्स है शुड बी सपोर्टेड बाय बिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सेकेंडली प्रूफ होना चाहिए दैट द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन एक्सेट्रा. ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विद द एजेंसी कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन. गॉट इट? क्लियर? नाउ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या बोलता है बेटा? अब ये पॉइंट्स तो हर पॉइंट्स में, हर हेड्स में आप पढ़ते आ रहे हो, राइट है. जितना भी हेडिंग देखा है आपने. नेम किससे रिलेटेड? क्लाइंट से रिलेटेड, किसी अदर कंसर्न का होना नहीं चाहिए. टाटा कंपनी का है तो टाटा का ही होना चाहिए. क्लाइंट से रिलेटेड, जिसका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है. डेट करंट ईयर से रिलेटेड हो. जो भी एडवर्टीजमेंट पेमेंट है आपका वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, नेक्स्ट ईयर और अर्लियर ईयर का नहीं होना चाहिए, याद रखो. तो देख रहे हो ना पॉइंट्स, सेम सब. फिर डिटेल्स. क्या? अब ट्रांजैक्शन का डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो गया? इधर जो भी कंटेंट्स है, कंटेंट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा शुड बी चेक्ड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट. नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है एंड डिटरमाइन प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट, राइट है. और जो भी एक्सपेंसेस हुआ है उसको प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में आपको शो करना है. सो कंटेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा शुड बी चेक. जो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको भी चेक करना है, कंटेंट्स को चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है. नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट? ठीक है, नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट समझो क्या है, उसके बेसिस पे उसको प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में आपने इंक्लूड किया है कि नहीं, या प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में शो किया है कि नहीं, एवरीथिंग. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसका डिटेल में वो क्या करेगा? वाउच करेगा, ऑडिट करेगा. दैट्स इट. सो डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन देख लो, क्या नेचर है, कंटेंट्स क्या है एडवर्टीजमेंट के, किसके लिए एडवर्टीजमेंट किया है, क्या प्रोडक्ट है, एवरीथिंग. ठीक है, वो एक बार वो नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये सब देख के नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट समझ सकता है. ठीक है, और समझना ही पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट, राइट. अमाउंट फिर क्या बोलता है अपना? जो भी अमाउंट रहेगा वो नॉर्मल सी बात है, फिगर्स एंड वर्ड्स में होना चाहिए. और जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर है, सबसे टैली करना चाहिए. ऐसा नहीं एक डॉक्यूमेंट्स में 1,00,000 का अमाउंट है तो दूसरे डॉक्यूमेंट में 2 lakhs का अमाउंट है, वाउचर में 2 lakhs का अमाउंट है, ऐसा नहीं. डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, राइट है. अमाउंट आपका सेम होना चाहिए. जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी वाउचर्स है, उसके हिसाब से अमाउंट क्या हो आपका, क्या होना चाहिए बच्चा? सेम. ठीक है, तो अमाउंट हो गया. फिर क्वांटिटी में क्या बोल रहा है? अभी देखो क्वांटिटी में क्या है. अब बोलो सर इधर क्वांटिटी मतलब क्या? देखो इधर क्वांटिटी, एडवर्टीजमेंट करते हो आप तो फ्री सैंपल भी तो देते हो, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स, है ना, राइट. तो फ्री सैंपल्स में क्या जाता है? क्वांटिटी ही जाता है ना बेटा, राइट. सो इफ द पेमेंट परटेन्स टू परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, अगर आपने कोई गिफ्ट आर्टिकल्स के लिए पेमेंट किया है, सेल्स प्रमोशन, राइट, सेल्स प्रमोशन मटेरियल है कुछ, है कि नहीं, तो ये सब मटेरियल आपका गया होगा ना यार. ठीक है, आपने परचेस किया तो पेमेंट किया होगा, वो तो अलग बात है.
फिर जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, तो उधर आपकी क्वांटिटी निकल रही है कि नहीं, बराबर है, एटसेट्रा। द ऑडिटर शुड चेक दैट द क्वांटिटी मेंशन्ड इन द बिल, जितना क्वांटिटी आपने फ्री सैंपल में बांटा है वो एडवर्टीजमेंट ही है ना, दैट इज व्हाट एडवर्टीजमेंट। तो वो एक तरह से एक्सपेंस ही है ना आपका, क्योंकि वो गुड्स तो खरीदा ही है ना, खरीदा है, फ्री में बांट रहे हो, किसके लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट। सो जितना भी क्वांटिटी आपका निकला है, क्वांटिटी मेंशन इन द बिल टैलीज विद द क्वांटिटी इन द डिलीवरी चालान, गेट पास, ट्रांसपोर्टर्स बिल, बराबर है। एंड लास्टली विद गुड्स रिसीव नोट एंड इंस्पेक्शन नोट ऑफ द क्लाइंट, कि भाई इतना गुड्स आया था, इतना गुड्स निकला है, मतलब पूरा मेंशन होना चाहिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कितना गुड्स आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एवरीथिंग। तो वो वाउच करेगा, उसके बेसिस पे वो ऑडिट करेगा कि सब है कि नहीं भाई, बराबर है कि नहीं, जितना गुड्स निकला है उतने का आपने दिखाया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, राइट है कि नहीं। नहीं तो ऐसा पता चला गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल दिखा के पर्सनल यूज में यूज कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो सब वो ऑडिट करते टाइम पे चेक करेगा, राइट। तो इसमें क्या क्या देखा आपने, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन देखना, उसको अमाउंट टैली करना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट से, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए हर जगह, डॉक्यूमेंट्स में, वाउचर में जो भी क्वांटिटी आपका निकला है वो सेम दिखना चाहिए ना, राइट। और वो क्वांटिटी को आपने मेंशन किया रहना चाहिए, बराबर है। क्वांटिटी जो भी डिलीवरी चालान, गेट पास, ट्रांसपोर्टर बिल, कितना निकला है, कितना आया था, कितना निकला है, वो सब पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर होना चाहिए, राइट है। फिर सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ पार्टी होना चाहिए, जो भी बिल्स होगा, डिलीवरी चालान होगा, एटसेट्रा, शुड बी प्रॉपरली साइंड। वो सब क्या होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड। जो बिल है, डिलीवरी चालान है, ये सब क्या होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी, बराबर है। ये सब क्या होना चाहिए, बिल, डिलीवरी चालान एटसेट्रा शुड बी प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। सो गुड्स रिसीव्ड नोट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय स्टोर कीपर। जो गुड्स रिसीव नोट है, गुड्स रिसीव नोट, वो क्या होना चाहिए बेटा, शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय हुम, स्टोर कीपर, बराबर है कि नहीं, क्लियर। तो ये क्या दिया बेटा, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ पार्टी में जो भी बिल हो, डिलीवरी चालान हो, एटसेट्रा, शुड बी प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, राइट। और जो भी गुड्स रिसीव नोट है शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्टोर कीपर। क्या बेटा, जो गुड्स रिसीव नोट है वो शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का भी स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, है कि नहीं, मालूम पड़ा। गुड्स रिसीव नोट है मतलब शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द स्टोर कीपर, इतना आया था, उसमें से कितना डिलीवरी हुआ है, कितना फ्री सैंपल के लिए गया है, वो सबका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, सबका प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी एरर, है कि नहीं। इंस्पेक्शन नोट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय इंस्पेक्टर, राइट। जो भी इंस्पेक्शन तो किया होगा ना गुड्स का, गुड्स आया कितना है, गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कितना हो रहा है, राइट है, वो सब में इंस्पेक्शन नोट पे भी साइन होना चाहिए बंदे का, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट, सो एज टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब जरूरी है, नहीं तो पता चला एडवर्टीजमेंट के नाम पे सब गुड्स फ्री, देखो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल की जगह पे सब अपना अपना यूज करते जा रहे हैं, एम्प्लॉय और जो भी हेड्स है वो सब मिलके अपना यूज करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, नाम डाल दिया आपने कंपनी के, क्या पीएनएल के डेबिट में डाल दिया कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट है, बट यहाँ पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, समझा कि नहीं। तो ये इसलिए सब ऑडिट जरूरी है, याद रखना, करेक्ट। तो इसमें क्या देखा आपने, डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट, क्वांटिटी, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ व्हाट बेटा, पार्टी। फिर अभी क्या बोलता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस, क्या बोल रहा है बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। अब जो भी आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग है, वो सब जो अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से होना चाहिए, खत्म। सो मींस ऑडिटर शुड चेक वेदर द एंट्री इज करेक्ट। ऑडिटर को देखना पड़ेगा एंट्री करेक्ट है क्या, अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसके हिसाब से एंट्री किया है कि नहीं। एग्जाम्पल जैसे क्या दिया इधर, क्लासिफिकेशन ऑफ हैवी एडवर्टीजमेंट, जो हैवी एडवर्टीजमेंट है, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, उसको क्लासीफाई किसमें करते हैं हम लोग, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें भी प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सब क्लासीफाई होता ही है। तो जो भी होगा वो करेक्ट होना चाहिए, एंट्री इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से होना चाहिए, बराबर। तो जो भी क्लासिफिकेशन होगा ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उसको रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेवेन्यू में अपने को क्लासिफाई करना है ना बेटा, है कि नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पता ही है सबको, पीएनएल के डेबिट में आप दिखाते ही हो, ठीक है। आप एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, राइट, एवरी ईयर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू मतलब अगर आपने बड़ा एक्सपेंडिचर कर दिया, हैवी एक्सपेंडिचर, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया, व्हाट, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो क्या हो जाएगा, अब पूरा हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का बर्डन आप तो पीएनएल में दोगे नहीं, एक ही साल में डायरेक्टली दिखा नहीं दोगे। तो क्या करोगे, अभी जैसे 10 लाख का हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया और वो 5 इयर्स के लिए, अब 5 इयर्स तक इतना बड़ा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, उसको बाइफरकेट कर दो। सो 10 lakhs डिवाइड बाय 5 इयर्स कितना हो गया, एवरी ईयर 2 lakhs। तो जो 2 lakhs है वो फर्स्ट ईयर जो भी है अपना फर्स्ट ईयर उसमें पीएनएल में आप रिटर्न ऑफ कर दोगे, राइट, तो वो रेवेन्यू नेचर। और बाकी जो बचा 8 lakhs उसको आप इन फ्यूचर राइट ऑफ करोगे, उसको आपने डिफर्ड कर दिया, डिफर्ड, राइट। सो ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर आपके डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सबका ट्रीटमेंट किया है क्या प्रॉपरली, अकाउंटिंग रूल्स प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से किया है क्या, वो सब चेक करेगा, कितना प्रीपेड है, कितना आउटस्टैंडिंग है, एवरीथिंग, समझा, मालूम पड़ा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के हिसाब से सब कुछ है क्या, वो चेक करेगा। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता चल गया, बड़ा एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओवर द ईयर्स क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो याद रखना। फिर पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न क्या बोल रहा है, अब पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न में क्या बोल रहा है, देखो, the expenses should be accounted as per the requirement of Companies Act in case of a company. Thus, if the payment is made to an advertisement agency, ठीक है, अभी देखो जो भी expenses होगा should be accounted as per requirement, जो requirement है Companies Act का उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर पेमेंट मेड किया है टू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को आपने पेमेंट किया जिसमें डायरेक्टर का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, ठीक है, हो सकता है, तो इट शुड बी सैंक्शनड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर का इंटरेस्ट मतलब क्या, कोई उसका रिलेटिव उसका एजेंसी है या फिर उसका कुछ समझो कि उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट है उस एजेंसी से, वहां उसका इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है कुछ भी, बराबर है। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, अगर उसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट है तो इट शुड बी सैंक्शनड बाय, तो ऐसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, राइट। सो इट शुड बी सैंक्शनड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 188 एंड द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रजिस्टर्ड, मींस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अगर जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो मतलब ये क्या हो गया, पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न, रिलेटेड हो गया ना, फिर इंटरेस्ट है ना डायरेक्टर का, तो ऐसे केस में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए बोर्ड मीटिंग में कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हो, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा शुड बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर सेक्शन 189, राइट। सो द ऑडिटर शुड वेरीफाई, ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा द मिनट्स बुक एंड कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर। तो ऑडिटर वो मिनट्स बुक की मीटिंग हुई थी क्या, रिजोल्यूशन पास हुआ है कि आप ये रिलेटेड कंसर्न जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्ट है उसको आप दे रहे हो क्या, उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया है क्या आपने पेमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर साइन हुआ है क्या, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर में एंट्री हुई क्या, सब देखेगा, वेरीफाई करेगा, राइट। तो पेमेंट टू रिलेटेड कंसर्न में उसको ऑडिट करते टाइम पे ध्यान देना है बेटा। फिर डिस्क्लोजर, अब डिस्क्लोजर में देखो क्या बोल रहा है, डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3, देखो क्या बोल रहा है, इफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर मटेरियल, व्हाट, इफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या, मटेरियल मतलब क्या, रिलेवेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, बड़ा आइटम है, राइट, तो उसको मटेरियल आइटम बोलते हैं, मतलब उस आइटम का इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मटेरियल आइटम हो गया क्योंकि बड़ा आइटम है, राइट। सो मटेरियल मतलब ऐसा कोई आइटम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट डाल सकता है बेटा, है कि नहीं। अब छोटा मोटा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रहेगा तो इतना मटेरियल आइटम नहीं है, लेकिन थोड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर होगा तो वो मटेरियल आइटम हो गया, ठीक है।
मटेरियल आइटम इंपॉर्टेंट आइटम हो गया। तो मटेरियल आइटम क्या बोलेंगे इधर, अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसका 1% से एक्सीड होगा, एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल ले लो, 10 लैक्स है समझो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, 1% कितना हो गया उसका, 10 लाख का 1% कितना हो गया, 10,000 बराबर। तो 10,000 से अगर एक्सीड होगा कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसको आपको सेपरेटली दिखाना है, सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ये बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया भाई, सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, दैट इज व्हाट मटेरियल, दैट इज व्हाट मटेरियल, समझा। सो डिस्क्लोजर वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 याद रखना, इफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर मटेरियल that is exceed 1% of operating revenue, so they should be disclosed separately, समझा, मालूम पड़ा, याद रखना। फिर क्या बोलता है बेटा अपने को, इनकम टैक्स एक्ट, क्या इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट disallows payment on advertisement in a souvenir of a political party. The auditor has to note the effect of these provision while verifying the amount of provision for income tax. देखो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्या होता है, अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, बराबर है, मालूम पड़ा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा दे रहे हो, वो आप बिजनेस में ले सकते हो क्या, बिजनेस के पीएनएल में ले सकते हो क्या, नहीं, नहीं ले सकते, बराबर है। पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो गया वो, बराबर है, जैसे चुनाव आते, इलेक्शन आता है तो वो टाइम पे करते हैं बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या करते हैं, खर्चे करते हैं प्रमोशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के एडवर्टीजमेंट इन द सोविनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिमाइंडर के लिए, ठीक है। तो ऐसे खर्चे अलाउड नहीं ले सकते, मतलब ऐसे खर्चे आप बिजनेस एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते, वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, बराबर है, आपके बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है वो, समझा कि नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट डिसअलाउ करता है, याद रखना, पेमेंट ऑन एडवर्टीजमेंट इन अ सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का रिलेशन आ गया तो फिर ऐसा एक्सपेंस आपको अलाउड नहीं होगा, तो वो याद रखना, नहीं तो पता चला वो पॉलिटिकल सोविनियर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ओके चलो ये एडवर्टीजमेंट है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में दिखा दो, ऐसा नहीं, वो डिसअलाउड हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी का रिलेशन आ गया तो डिसअलाउड हो गया। फिर अदर रिलेटेड मैटर्स, क्या अदर रिलेटेड मैटर्स, द कंटेंट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट हेल्प द ऑडिटर टू वेरीफाई द रिलेटेड मैटर्स, लाइक देखो, whether advertisement inviting public deposits or containing features of prospectus under the provision of Companies Act is proper or not, ठीक है। अब कोई भी अदर रिलेटेड मैटर्स हो तो उसका कंटेंट्स ऑडिटर प्रॉपरली देखेगा कि क्या है, कंटेंट्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स क्या है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट किया है तो, अभी जैसे डिपॉजिट्स के लिए कंपनी को डिपॉजिट चाहिए तो क्या करता है वो, एडवर्टीजमेंट इशू करता है, तो एडवर्टीजमेंट में खर्चा तो लगता ही है ना यार, तो वो एडवर्टीजमेंट जो इशू किया है उसने, क्या है वो, एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग पब्लिक डिपॉजिट्स, कंटेनिंग फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस अंडर द प्रोविजन ऑफ, जो पब्लिक डिपॉजिट के लिए एडवर्टीजमेंट आपने किया है वो जो भी है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से है क्या, प्रॉपर है कि नहीं, तो वो सब ऐसे तो कोई भी एडवर्टीजमेंट करके कुछ भी बोल सकता है कि भाई हमको इतना पैसा चाहिए, ऐसा नहीं, जो रूल्स और रेगुलेशंस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, प्रोविजंस के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको सब काम करना है, पूरा प्रोस्पेक्टस होना चाहिए, एवरीथिंग। सो जो भी एडवर्टीजमेंट रहेगा अदर रिलेटेड मैटर्स, उसके लिए ऑडिटर चेक करेगा कि जो कंटेंट्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, मालूम पड़ा कि नहीं, क्या कंटेंट्स प्रॉपर है कि नहीं। सो द कंटेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट हेल्प द ऑडिटर, जो कंटेंट्स होगा एडवर्टीजमेंट दैट हेल्प द ऑडिटर टू वेरीफाई अदर रिलेटेड मैटर्स, बराबर, कंटेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब तो नॉर्मल लास्ट पॉइंट था ये, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऑडिटर को ध्यान में रखने हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का ऑडिट करते टाइम पे, समझा। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, पॉइंट एक बार देख लो, रिव्यू मार लो फटाफट। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे फर्स्ट पॉइंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए, वाउचिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के लिए द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सेकंड नेम, थर्ड डेट, then details of transactions, fifth amount, then quantity, then signature and stamp of party, then accounting principles and practices के हिसाब से होना चाहिए, yes, then payment to related concern, yes, then disclosure
डिस्क्लोजर होना चाहिए वाइड रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से, देन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होना चाहिए सब कुछ, देन अदर रिलेटेड मैटर्स, क्या बड़ा अदर रिलेटेड मैटर्स भी वेरीफाई करेगा, मतलब ऑडिट करेगा, वाउचिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अपने किससे रिलेटेड हो गए बेटा, वाउचिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड, गॉट इट, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद एक है आपका पॉइंट वाउचिंग में, वाउचिंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या बेटा, वाउचिंग ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस का वाउचिंग कैसे करेगा, जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसका वाउचिंग कैसे करेगा। तो देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस का वाउचिंग करने के लिए एकदम सिंपल पॉइंट्स दिया, देखो इधर पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो क्या करेगा वो, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी आपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस किया है उसका वाउचिंग करने के लिए ऑडिटर सबसे पहले तो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा रिसिप्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसीवर। पेमेंट किया होगा ना आपने, इंटरेस्ट दिया होगा जिसको, आपके लिए एक्सपेंस है लेकिन सामने वाले को तो रिसीव हुआ रहेगा, तो वो रिसिप्ट का कॉपी भी होना चाहिए, वो ऑब्टेन करेगा रिसीवर से जिसने रिसीव किया है। पहला पॉइंट वो हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ट्रेस द सेम इनटू द कैश बुक या बैंक बुक टू असर्टेन दैट एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर करेक्ट अमाउंट, ट्रेस एंट्री इनटू लेंडर्स अकाउंट फ्रॉम कैश बुक, ठीक है। कैश बुक में देखेगा, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो किधर दिखेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या तो कैश बुक में क्रेडिट में दिखेगा, बाय इंटरेस्ट है कि नहीं, बाय इंटरेस्ट टू जो भी पार्टी रहेगा। और उसके बाद जो पार्टी का अकाउंट बनाया हमने, पार्टी का अकाउंट, लेंडर्स का अकाउंट, तो लेंडर्स के अकाउंट में भी दिखेगा ना इंटरेस्ट, कि भाई इतना इंटरेस्ट उसको देना था, फिर हमने इतना पे कर दिया, तो उसके अकाउंट में भी तो एडजस्ट होना चाहिए, बराबर। तो वो सब क्या करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, बराबर। फिर उसके बाद एग्जामिन द एग्रीमेंट, क्या, एग्जामिन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो देखना पड़ेगा ना, विदाउट एग्रीमेंट तो नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही थोड़ी किसी को इंटरेस्ट पे करोगे आप। तो एग्रीमेंट है क्या कुछ, इफ एनी, which may be in the form of a letter or even a receipt issued to the lender, ठीक है। the receipt or the letter would normally mention the terms regarding the interest, मतलब क्या चीज है आपने लोन लिया है या फिर क्या रिलेटेड है, क्या रिलेटेड मैटर्स है, उसके बेसिस पे एग्रीमेंट बना होगा, उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, आपको कितना इंटरेस्ट देना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो सब चेक करेगा, उसका पूरा डॉक्यूमेंट देखेगा वो, उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट दे रहे हो क्या, 10% इंटरेस्ट है, 12% इंटरेस्ट है, 6% इंटरेस्ट है, तो ये सब देखना पड़ेगा ना। एग्रीमेंट तो देखना पड़ेगा कि ऐसे ही आप इंटरेस्ट दिखाते जा रहे हो खाली बुक्स ऑफ अकाउंट में, ऐसा थोड़ी चलेगा, बराबर है। जो हिसाब से डिटरमाइंड हुआ है, फिक्स हुआ है, उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, समझा। फिर क्या बोल रहा है, इफ इंस्टॉलमेंट्स आर आल्सो पेड अलोंग विद इंटरेस्ट, सी दैट ओनली द इंटरेस्ट एलिमेंट इज डेबिटेड। अब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट में तो प्रिंसिपल का भी पार्ट होता है प्लस इंटरेस्ट होता है, तो ये टाइम पे ऑडिटर को देखना है कि जो इंस्टॉलमेंट पेड किया है उसमें से इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है वो इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट किया है कि नहीं उसने। इंटरेस्ट अकाउंट आपका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस में डेबिट साइड में दिखाया कि नहीं, अभी इंटरेस्ट पे करोगे तो क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक दिखाया है कि नहीं, और टू कैश बैंक में बाय इंटरेस्ट करके प्रॉपरली शो किया है कि नहीं, वो सब चेक करेगा, बराबर है। इंस्टॉलमेंट पे किया है तो इंटरेस्ट एलिमेंट ही आना चाहिए उधर, बराबर बेटा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, व्हाट, इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, सी दैट डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर कंप्लाइड विद। देखो इन केस ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, in case of what beta, interest on what, public deposit, see that directives जो भी है of the RBI and provisions of companies act are complied with, ठीक है। आपने पब्लिक डिपॉजिट, कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो जो भी इंटरेस्ट है वो सब जो आरबीआई का डायरेक्शंस है, डायरेक्टिव्स है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से है कि नहीं, वो सब चेक करना है, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, सी दैट डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट आर कंप्लाइड हुआ है कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर, राइट। So in case of interest on public deposit, see that directives of the RBI and provisions of Companies Act are complied with. Then if interest is paid net of TDS, अगर आप interest pay कर रहे हो net of TDS,
see that interest is shown in the account gross of TDS so that the amount of TDS is always shown as payable. See that the TDS certificate are given in time. अभी देखो, अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो आपने इंटरेस्ट पे किया, राइट है, दैट इज नेट ऑफ टीडीएस है. नेट ऑफ टीडीएस मतलब क्या कि आपने जिस सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट पे किया है, बराबर है, तो इंटरेस्ट आपको पे करना है उसको 10,000, तो आपने क्या किया 10% टीडीएस टैक्स डिडक्ट कर लिया एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. आपने टैक्स डिडक्ट कर लिया इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, तो 10% कितना 1,000 रुपए आपने डिडक्ट कर लिया. अब ये 1,000 रुपए आपको किसको जमा करना है, गवर्नमेंट को, और बाकी 9,000 आप किसको दोगे, पार्टी को. तो वैसा पूरा दिखाया है कि नहीं, बराबर है. तो नेट अमाउंट कितना हो गया 9,000 और ग्रॉस ऑफ टीडीएस मतलब 10,000. ग्रॉस ऑफ टीडीएस कितना है 10,000, राइट है. बट उसमें से 1,000 आपको किसको पे करना है, गवर्नमेंट को. आपको पे करना है 1,000 गवर्नमेंट को, और सामने वाली पार्टी को आप कितना दोगे 9,000 रुपीज ही दोगे. लेकिन वो 1,000 का उसको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना कि देख भाई 10,000 का अमाउंट है, लेकिन 1,000 गवर्नमेंट को पे किया मैंने एज अ टैक्स, ठीक है, और ये 9,000 आपके पास है. तो ये आपका लीगल इनकम हो गया. मतलब आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, ठीक है. अगर कभी कुछ होता है तो ये लो सर्टिफिकेट लो, दिखा देना गवर्नमेंट को, ठीक है, कि मैंने टैक्स भर दिया, मैंने आपके बिहाफ पे भर दिया. भरना ही पड़ता है, गवर्नमेंट का रूल्स है, ठीक है. तो वो सब पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए, पूरा प्रॉपरली शो होना चाहिए. फिर ऑब्टेन द शेड्यूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. अब ऑडिटर क्या चेक करेगा कि लोन्स एंड एडवांसेस आपने कितना ऑब्टेन किया है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, वो सब देखेगा, शेड्यूल पूरा देखेगा कितना लोन्स एंड एडवांसेस है. और फाइनली जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपने किया है उसको कहां डिस्क्लोज करोगे आप, एक्सपेंस में ही आएगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पीएनएल में कहां दिखाते हो, एक्सपेंस में फाइनेंस कॉस्ट के हेडिंग के अंडर. किसमें, फाइनेंस कॉस्ट. एक्सपेंस आपका क्या है बेटा, इंटरेस्ट एक्सपेंस मतलब क्या है आपका, इट इज योर फाइनेंस कॉस्ट, बराबर है, मालूम पड़ा. तो याद रखना सब लोग पॉइंट, एवरीवन. क्या क्या पॉइंट्स हो गया बेटा, सबसे पहला पॉइंट, इंस्पेक्ट द रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसीवर. इंस्पेक्ट करोगे, बराबर है. देन एग्रीमेंट को एग्जामिन करना. इंटरेस्ट एलिमेंट ध्यान दो कि बराबर डेबिट हुआ है कि नहीं, इंटरेस्ट एलिमेंट. देन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब हुआ है कि नहीं, बराबर है, और वो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट प्रॉपर्ली शो किया है कि नहीं. टीडीएस, ग्रॉस ऑफ टीडीएस, नेट ऑफ टीडीएस का प्रॉपर्ली सब एडजस्टमेंट होना चाहिए. टीडीएस सर्टिफिकेट प्रॉपर्ली टाइम पे देना चाहिए आपको, है कि नहीं, मालूम पड़ा. कभी भी इंटरेस्ट दिखाते हो तो ग्रॉस ऑफ टीडीएस ही दिखता है. हाँ, बाइफरकेशन, कितना नेट है, कितना टीडीएस कटा है, कितना पे करना है, वो सब प्रॉपर्ली आपका मेंशन होना चाहिए. बट टोटल अमाउंट क्या होगा, ग्रॉस ऑफ टीडीएस 10,000 की ही बात हो रही है. 10,000 में से 1,000 टैक्स गया और 9,000 आपने सामने वाले को पे किया, बराबर है. तो शेड्यूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस भी ऑब्टेन करेगा, और फाइनेंस कॉस्ट, बराबर है. इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां दिखाओगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस में कहां दिखाओगे, फाइनेंस कॉस्ट में, ठीक है. तो याद रखना, सब पॉइंट्स भी हाईलाइट किया मैंने. क्या, पहला इंस्पेक्ट द रिसिप्ट, एग्रीमेंट, फिर इंटरेस्ट एलिमेंट इज डेबिटेड, फिर फोर्थ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स, फिफ्थ ग्रॉस ऑफ टीडीएस, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, और सेवेंथ फाइनेंस कॉस्ट. पॉइंट बना दिया मैंने, ठीक है. तो ये सब आप लोग अच्छे से रिवाइज करना.